हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने चैप्टर 1 ओपन किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था इंडियन डेवलपमेंट का, विच इज ईव इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया है, भारत देश जो था हमारा, उसकी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम थी, कैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा, वो सब हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने बेसिक पढ़ लिया था, मतलब इंट्रो कर लिया था कि अंग्रेज कब आए, कहाँ से उनकी स्टार्ट हुई। फिर हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में उन्होंने हमें कैसे लूटा, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हमारे लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट उसका पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम दो पार्ट कवर करेंगे, तो आज भी हम 2 पार्ट ही कवर करने वाले हैं, एक इंडस्ट्री और एक फॉरेन ट्रेड। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा, आप क्या इंडस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या था। देखो उस टाइम पे हमारे देश में, थोड़ा सा पहले समरी में फटाफट बताता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत ही कम थी। इंडिया किस चीज के लिए फेमस था? इंडस्ट्री में अपने हैंडीक्राफ्ट से, हाथ से बनी हुई चीजों के लिए बहुत फेमस था। बहुत ज्यादा आर्ट वगैरह हमारे इंडिया की फेमस थी। और इसके अलावा अब देखो, इंडस्ट्री लगनी है तो उसके लिए मशीनें वगैरह होनी चाहिए। मशीनें हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो मशीनें लाने ही नहीं देते थे। अभी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और साथ में ही क्या था, जो पूरा एक तो एग्रीकल्चर में हमारा देश डोमिनेट कर रहा था, 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी। उसके अलावा मोस्टली थी हैंडीक्राफ्ट में। अब अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली कि हमारा हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। वो क्यों किया, कैसे किया, वो इस टॉपिक में हमने पढ़ना है। तो देखो बेटा क्या लिखा है इंडस्ट्री सेक्टर में। पहले, इंडिया बिफोर द ब्रिटिश पीरियड एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि अंग्रेजों से आने से पहले इंडिया जो है वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस था। तो कौन सी इंडस्ट्री होगी बेटा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब इसके बाद पॉइंट है रीजन फॉर पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया तो हमारे इंडस्ट्री की पुअर कंडीशन क्यों हो गई, उसके क्या क्या रीजन थे। तो उसमें सबसे पहला है बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि उन्होंने जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट की उसे खत्म करा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। कैसे करा देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सिस्टम तरीके से, ऐसा नहीं करा कि वो आए और सबको बोला आज से काम बंद, ऐसा नहीं करा। उन्होंने बहुत लॉजिक तरीके से हमें लूटा, हमारे इंडस्ट्री को इफेक्ट करा। अब पहले मैंने लिखा हुआ है कि क्या रीजन है, प्राइमरी मोटिव क्या था उनका कि वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। टू फोल्ड, दो तरीके से उन्होंने, 2 रीजन थे मेन उनके हमारे इंडस्ट्री को खत्म करने के। जिसमें पहला है टू गेट अ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट। इंडिया में बेटा जो इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली कॉटन, जूट, ये सारी चीजें थी, ये बहुत अच्छी तरीके से उगाई जाती थी। तो उसका रॉ मटेरियल यहां से वो ले जा सके ज्यादा से ज्यादा और अपने वहां पे यूज कर सके। आजकल हम जो जीन्स वगैरह पहनते हैं, शर्ट वगैरह पहनते हैं, हमारे देश में ये सब नहीं चलता था बेटा। ये हमें किसने आदत डाली? अंग्रेजों ने डाली। हमारे में तो धोती कुर्ता ये सब चलता था। तो उन दोनों ने कैसे इस मार्केट बनाया, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते में। और आगे क्या उनकी क्या मतलब वो था, मोटिव था टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट आया था हायर प्राइस। देखो हमारे यहां से सस्ते में रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उसे कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में, फिर हमें ही हायर प्राइस में उन चीजों को बेचा करते थे। ये उनका प्राइमरी मोटिव था इंडस्ट्री को खत्म करने का। अब जब उन्होंने जो डिक्लाइन था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, मतलब वो कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था, कैसे उन्होंने खत्म किया। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट was the introduction of discriminatory tariff policy। टैरिफ बोलते हैं बेटा टैक्स को। टैक्स का पुराना वर्ड जो यूज किया जाता था उसे टैरिफ बोलते थे। तो उन्होंने ये पॉलिसी यूज की थी। अब इस पॉलिसी में था क्या, देयर वाज अ ड्यूटी फ्री, ड्यूटी मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाएगा, ब्रिटिश कंट्री में जाएगा, तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं था। तो मतलब सस्ते में लेके जा रहे थे वो। इसके बाद देयर वाज अ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अभी मैंने आपको बताया कि वो यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिर अपने फाइनल गुड्स हमें बेचते थे। तो जो अपने फाइनल गुड्स उनके बन के यहां आ रहे थे, उसमें से भी उन्होंने टैक्स हटा दिया था, ड्यूटी फ्री कर दिया था, ताकि वो सस्ता पड़े इंडिया में। नेक्स्ट
हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे वर्ल्ड में जाता था, दूर दूर से लोग उसे लेते थे, मंगवाते थे। तो इन्होंने क्या करा, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, ज्यादा टैक्स कर दिया। क्या लिखा हुआ है, हैवी ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से वो मार्केट में महंगा हो गया। देखो हैंडीक्राफ्ट चीज ऑलरेडी महंगी होती है, उसको बनाने में टाइम लगता है, उसमें आर्ट लगती है। अब इन्होंने और ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे लोग और उसे अवॉइड करने लगे, खरीदना बंद कर दिया। और जो ये फिनिश गुड्स बना के लाते थे बेटा, जो फिनिश गुड्स होते हैं जो मशीन से बने होते हैं, वो एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट थोड़े सस्ते होते हैं। तो अब ये सस्ता पड़ रहा था फिनिश गुड्स, हैंडीक्राफ्ट महंगा पड़ रहा था। तो क्या हुआ, इंडियन लोग भी हैंडीक्राफ्ट की जगह कहां शिफ्ट होने लग गए, फिनिश गुड्स की तरफ जाने लग गए। ऐसे उन्होंने हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी, हमारी इंडस्ट्री को खत्म करा। सेकंड पॉइंट, अब बुक में सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है, मैंने अभी यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ ताकि थोड़ा स्पेस मैनेज हो सके, अभी थर्ड वाला भी करेंगे क्लियर। आगे है बेटा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ध्यान से सुनना, यहाँ में ये नहीं लिखा हुआ कि लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो मशीन वगैरह होती हैं जिससे किसी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। अब किसी, ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, वो मशीन कैपिटल गुड्स है। लेकिन वो मशीन भी तो कहीं बनती होगी ना, उसकी भी एक फैक्ट्री होगी। तो ऐसी फैक्ट्री ही नहीं थी इंडिया में जो उस मशीन को बनाए। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मैं इस फैक्ट्री, इस मार्कर की फैक्ट्री लगाने के लिए इंडिया में रेडी हूं कि भाई मेरे को मशीन तो मिले ना। तो मशीन वाला बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू दोस इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स which are in turn used for producing articles for current consumption। ऐसे इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स बना रही है, मशीन बना रही है, टूल्स बना रही है, जिसके थ्रू हम कोई ना कोई आर्टिकल बना पाए, कोई चीज बन सके, तो वो हमारे इंडिया में नहीं था। और ब्रिटिशर्स जो थे, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश रूल की, रूल डिड नॉट पे एनी इंटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। उन्होंने कोई प्रमोशन करने के लिए कि बढ़ावा इंडस्ट्री का दिया जाए इंडिया में, ऐसा कोई स्टेप भी नहीं किया। हालांकि वो लाने भी नहीं देते थे। अगर किसी को पता लग जाए ना कि ऐसी कोई मशीन है, उसे इंडिया में लाया जा सकता है, तो उसको अलाउ ही नहीं करते थे, इतना ज्यादा उस पर टैक्स लगा देते थे। ये हो गए बेटा दो पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जो पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि हैंडीक्राफ्ट की जो डिक्लाइन हुआ उसकी वजह से और क्या क्या इंपैक्ट आए हमारे इकोनॉमी में। तो देखो बेटा क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, सिर्फ शर्ट बदली है, टॉपिक वही चल रहा है, बहक मत जाना कि ये क्या हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैंडीक्राफ्ट जब डिक्लाइन हुआ, अभी हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने उसे डिक्लाइन किया, उसकी वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या उल्टा इफेक्ट होने लगा हमारी इकोनॉमी में। तो पहला पॉइंट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हमारे देश में उस टाइम या तो लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट। अब अंग्रेजों ने हैंडीक्राफ्ट तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया हमारा, तो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए सारे के सारे। और वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट कर रहे थे उनको कुछ तो काम करना था, तो वो भी क्या हो गए, एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए। और एग्रीकल्चर की कंडीशन ऑलरेडी खराब थी, हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हमारी कितनी खराब हो रखी थी। जब अब यहाँ के लोग भी यहाँ आ गए तो इसके ऊपर और बर्डन बढ़ता चला गया। देखो क्या लिखा है, ड्यू टू डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट द आर्टिसंस, मतलब जो आर्टिस्ट थे, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, फोर्स्ड टू शिफ्ट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड विच इंक्रीज द बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द विलेजेस। एक तो गांव में सब एग्रीकल्चर गांव में होता है, तो सारे लोग गांव में चले गए, तो वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई साथ में। एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, ओवर क्राउड हो गया एग्रीकल्चर में, जहां 4 लोगों की जरूरत थी वहां 5 से 6 लोग काम करने लगे। और क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। अंग्रेज क्या करते थे, हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उसको मशीन से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। अब वो मशीन वाली चीज चीप रेट पे बनती है, हमारी हैंडीक्राफ्ट महंगी होती थी, और हमें ही इंडिया में ही उस चीज को बेचने लग जाते थे महंगे रेट पे। इंडियन मार्केट बिकम द मार्केट फॉर मशीन मेड चीप गुड्स बिकॉज द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द चीप गुड्स। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स थे वो महंगे होते थे, वो इसके सामने नहीं खड़े हो सकते थे। एक चीज आपको 100 की पड़ रही है, सेम वैसी ही चीज आपको 60 रुपए में पड़ रही है। क्वालिटी का भले ही फर्क होता रहा, लेकिन इतना लोग दिखते नहीं थे, वो 60 रुपए वाली चीज लेते थे और अंग्रेज इस चीज का हमसे प्रॉफिट कमाते थे।
अब आओ फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर होता है, मतलब गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट चला रही हो, उसका रोल बहुत कम था। पब्लिक सेक्टर वॉज रिमेन कन्फाइड ओनली टू द रेलवे, सिर्फ रेलवे को चला रहा था पब्लिक सेक्टर, पावर जनरेशन को कर रहा था और कम्युनिकेशन। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कहीं पे भी नहीं कर रहा था डोमिनेंस। कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। देयर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो थी वो हमारे देश में उस टाइम बहुत कम थी। एक दो इंडस्ट्री आप में दे रखी है, डिस्को वगैरह दे रखी है, कुछ स्टील कंपनी थी वेस्ट बंगाल वगैरह में, सिर्फ वो था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लास्ट पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो इंडस्ट्री थी जो सबसे ज्यादा जनरली जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन उस टाइम पे हमारे देश में जीडीपी में इंडस्ट्री की ग्रोथ जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्री सेक्टर, या जो भी इंडस्ट्रीज थी, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। जो इंडस्ट्री एक आदि थी भी, जो लगी भी थी 1907 वगैरह में लगी थी डिस्को वगैरह, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही स्लो था। तो ये हमारे हालात थे इंडस्ट्री सेक्टर के। अब हम पढ़ेंगे, दो सेक्टर हमें कंप्लीट करने हैं। अब हम करेंगे फॉरेन ट्रेड कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या हाल था अंग्रेजों ने, उसमें हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो देखो बेटा, आप कहाँ यूज करते थे, मतलब क्या था हमारा फॉरेन ट्रेड, कैसे उसको खराब किया अंग्रेजों ने। फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, हमारे देश का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये सारा रॉ मटेरियल हमारे देश से लेके जाते थे, तो बहुत ज्यादा पैसा भी आ रहा था। लेकिन फिर भी इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, ब्रिटेन का डेवलपमेंट हो रहा था। तो कैसे उसको इन्होंने खराब किया देखते हैं। देखो, द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जिसकी वजह से इन्हीं को फायदा हो रहा था। भले ही सरप्लस तो इंडिया का बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट तो इंडिया का बढ़ रहा था, लेकिन फायदा कितने हो रहा था, अंग्रेजों को। उसमें सबसे पहला है इंपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी एक्सपोर्टर। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कौन कौन आएंगे, कच्चा सिल्क, सिल्क जो होता है रो, वूल, कॉटन, शुगर, ऐसा ही अपना इंडिगो, जूट, ये सारी चीजें। ये इंडिया से, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। इन सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन चुका था। ब्रिटेन में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था एज अ रॉ मटेरियल। एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड्स का। इन सारे गुड्स को किसी ना किसी इंडस्ट्री में यूज करके उसको फिनिश गुड्स में चेंज करके इंडिया में ही बेचा जाता था। लाइक सिल्क, कच्चा सिल्क लेके जाते थे, फिर उसे इंडस्ट्री में चेंज करके बेचते थे हमें। वूल लेके जाते थे और उसे वूलन क्लॉथ बना के हमें ही बेचते थे। एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री, अंग्रेजों के वहां पे जितने भी कैपिटल गुड्स बनाए जा रहे थे वो भी हमारे देश में फिर क्या करे जा रहे थे, इंपोर्ट। तो इंडिया इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड्स का, एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट का। एमसीक्यू में बेटा आपसे पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, जहां पे एक ही बंदे का कंट्रोल हो। तो क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन एंड मोनोपोली ओवर इंडिया एक्सपोर्ट। इन्होंने क्या किया, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था, मान लो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, उस 100 करोड़ में से मोर देन 50%, अप्रोक्स 70% एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स का सिर्फ कहां हो रहा था, ब्रिटेन में। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप किसी और देश में नहीं करोगे। ब्रिटेन के अलावा कुछ आसपास के हमारे देश, श्रीलंका वगैरह, पर्शिया वगैरह, वहां पे जाता था सामान, पर मोर देन हाफ कहां पे जाता था, ब्रिटेन में। देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इसके बाद ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। अब ये क्या है, पहले जो था अंग्रेजों को, जो हमारा नीचे का इंडिया है, यहाँ वाला इंडिया का नीचे का मैप है भारत का, तो इन्हें अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हो, मैं फोटो लगा दूंगा आपकी स्क्रीन पे, इन्हें ब्रिटेन यहाँ पे पड़ेगा। इन्हें पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था, यहाँ पे आपके अफ्रीका वगैरह वो सारे जो देश हैं वो पड़ते थे। लेकिन इसके बीच में एक जगह थी, छोटी सी लेक टाइप कैनाल वगैरह बनी हुई थी, वो ओपन हो गई थी। पहले वो क्लोज थी, नेचुरल होता है, ओपन हो गई वो। तो अब इनको इतना बड़ा घूमना नहीं पड़ रहा था, ये यहां से ही सीधा अपना सामान पहुंचा पा रहे थे। मतलब इनका जो रूट था वो छोटा हो गया था। जब रास्ता छोटा पड़ गया तो कॉस्ट भी कम आने लगी। पहले इतना ज्यादा पेट्रोल लग रहा था एक शिप को चलाने में, अब कम लगने लगा, तो टाइम भी बच रहा था और पेट्रोल भी बच रहा था, जिसकी वजह से
1869 में ये ओपन हुई थी, डेट आपको याद रखनी है। इंक्रीज हो गया था ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा था वो और ज्यादा होने लग गया क्योंकि ये कैनाल ओपन हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये इस पॉइंट का ना बेटा अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ड्रेन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को निकालना। इन्होंने अंग्रेजों ने इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया का जो इतना पैसा था, उसे कैसे निकाला, खत्म किया। देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, तो एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया के पास पैसा बहुत आएगा, सरप्लस बहुत आएगा। लेकिन अंग्रेजों ने उसे कहां यूज किया, इन 3 जगहों पे। टू मेक अ पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ये यहां से पैसा कमाते थे और अपने ब्रिटेन में अपने लिए बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े घर बनाते थे, तो वहां पे ये पहला एक ये पैसा यूज कर रहे थे। दूसरा, जहां जहां इनकी लड़ाई हो रही थी, जहां जहां पे ये लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने पूरे आधे से ज्यादा दुनिया पे राज किया, तो जहां जहां इनको पैसों की जरूरत पड़ती थी तो इंडिया का सरप्लस वहां पे भेजा जाता था लोगों को लड़वाने के लिए, उनका खाना वगैरह पूरा करने के लिए। और लास्ट, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज वगैरह। अगर कोई किसी से काम करवाना है तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, तो वो पैसा देने में भी ये लोग हमारे ही इंडिया से जितना भी पैसा कमाते थे वहां पे करते थे। ये हो गया बेटा फॉरेन ट्रेड, बहुत छोटा सा था ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट अच्छे से याद करना, पेपर में मोस्टली पूछ लेता है। अब हमारा बच्चा इसमें हम डेमोग्राफिक और आपका ऑक्यूपेशनल, अगली वीडियो में वो करेंगे। फिर एक में इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटेन, फिर हो जाएगा चैप्टर फिनिश। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से क्लियर करो ये कॉन्सेप्ट आपके, क्योंकि इंडियन डेवलपमेंट थोड़ा 1-2 बार देखने में, समझने में, पढ़ने में, बुक साथ में पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।